हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, साइंस में हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ रहे थे हम। और टारगेट हमारा था कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा आगामी, उसके अंदर जो 15 नंबर की साइंस आएगी उसके अंदर हमारे 15 में से 15 ही क्वेश्चन क्या हो, ठीक हो। लेकिन 10 से लेकर के 13 क्वेश्चन तक की मैं गारंटी लेता हूं कि जो हमारी सीरीज रहेगी उसी में से क्या रहेंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सीरीज को कंप्लीट देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन उठाते हैं उस क्वेश्चन में हम जो उसके आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं कि हो सकता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया है तो हो सकता है इसके आसपास का भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आसपास का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। पिछली भी देखी थी हमने जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन देखे थे। आज सेकंड पार्ट है हमारा और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। देखो, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, रक्त के द्रव भाग को कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है जो ब्लड होता है हमारा, उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है। तो मैं बता देता हूं आपको, जो ब्लड होता है, रक्त, जो ब्लड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो लिक्विड पार्ट रहेगा, दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। और इसे हम क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे? रक्त कणिकाएं। तो ये ध्यान रखना आपको। जो हमारा ब्लड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है? 60% पार्ट होता है। कितना होता है हमारा? 60% पार्ट होता है। और जो ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, वो कितना पार्ट होता है? 40% होता है। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 90% क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 90% होती है। और जो रक्त कणिकाएं होती हैं फिर इनको डिवाइड करते हैं हम, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स, और लास्ट होते हैं बिंबाणु, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स। तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। और कितना भाग बनाता है? 60%। 40% क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 90% जल होता है, और रक्त कणिकाएं होती हैं वो WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है रक्त के द्रव भाग को कहते हैं। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए। नीचे हमें क्या दे रखा है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC, रेड ब्लड सेल, RBC, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कोई आंसर नहीं होगा। केवल कौन सा आंसर रहेगा हमारा? ए ऑप्शन, प्लाज्मा। आगे देखो नेक्स्ट। देखो, खालिस्तान जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो मैं बता देता हूं आपको, एक तो होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है? CaO। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको हम क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो जो CaO रहेगा इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH2। OH की क्या आएगी? होल ट्वाइस आता है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। H2 क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। और CaOH2 को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो आपको ध्यान रखना है, अगर CaO की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसे ही हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। जैसे पहले सफेदी की जाती थी, जो कलर करते थे उसके अंदर क्या लिया जाता था, जो कैल्शियम ऑक्साइड लेते थे उसके अंदर हम पानी मिक्स करते थे, फिर क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, जिसका कलर कैसा होता था, वाइट कलर होता था, सफ़ेद, और इसी से क्या की जाती थी, सफ़ेदी की जाती थी। तो वही फॉर्मूला है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, हमारे पास बुझा हुआ चूना बनता है। तो वो कंपाउंड कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें ऑप्शन ए में दे रखा है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो ये ध्यान रखना आपको, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो आप ध्यान रखोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट। ये हमें दे रखा है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसका फॉर्मूला होता है, जो चूना पत्थर आता है, जो हमारा पत्थर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaSO4 दे रखा है, CaSCO3 2 दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसकी जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। आगे देखो, देखो निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो इनमें से जो 4 दे रखे हैं आपको, इनमें से बतानी है कि कौन सी उपधातु है। तो मैंने बताया था आपको, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसके अंदर क्या होती है, मेटल भी होती हैं, नॉन मेटल भी होती है। मैंने अलग अलग वीडियो भी डाल रखा है कि मेटल के कौन कौन से गुण होते हैं, नॉन मेटल के कौन कौन से गुण होते हैं। और जिसके गुण दोनों में मिक्स होते हैं, मेटल के भी गुण पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में नॉन मेटल के भी, कुछ मात्रा में धातु के, कुछ अधातु के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स या उपधातु बोलते हैं। तो ये ध्यान रखनी है, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 उपधातु होती हैं। कितनी होती हैं, 7 उपधातु। इनके नाम याद होने चाहिए आपको। एक होती है बोरोन, सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन SI सिंबल रहेगा, बोरोन का B होता है। जर्मेनियम GE, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसके अलावा होता है टेलुरियम, पोलोनियम, टेलुरियम, टेलुरियम TE और पोलोनियम। मेटलॉइड्स का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखनी है, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 मेटलॉइड्स या उपधातु होती हैं, उनके नाम ध्यान होने चाहिए आपको। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। सिंबल याद होने चाहिए इनको, बोरोन का B होता है, सिलिकॉन का SI, जर्मेनियम का GE, आर्सेनिक का AS, एंटीमनी का SB, टेलुरियम का TE और पोलोनियम का क्या होता है, PO होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो इनमें से कौन सी है, एल्यूमिनियम नहीं रहेगी, गैलियम नहीं है, टेलुरियम क्या रहेगी, मेटलॉइड्स होती है, थेलियम भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, C, टेलुरियम, जिसका सिंबल क्या होता है, TE। तो आपको ध्यान रखनी, पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 क्या होती हैं, मेटलॉइड्स होती हैं, उपधातु होती हैं, इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कृत्रिम रूप से निर्मित निर्माण सामग्री है। एक तो होती है प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। एक होती है कृत्रिम, जो क्या मानव द्वारा बनाई जाती है। अब देखो, पत्थर, पत्थर क्या होते हैं, हमें प्रकृति से ही तो मिलते हैं भाई। खनन करते हैं तो क्या मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, वो प्रकृति से ही मिलते हैं हमें। जो पहाड़ हैं बड़े बड़े, वो भी हमें नेचर से ही तो प्राप्त हुए हैं, तो ये तो प्रकृति से।
देखो ईंट आ रही है, ईंट क्या रहेगी, ईंट को क्या करते हैं हम, मिट्टी को सांचे के अंदर डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम पकाते हैं, उसके बाद में क्या बनती है, ईंट बनती है। तो मिट्टी तो क्या रहेगी, नेचर के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन उसको ईंट में बदलना क्या होता है, मानव के द्वारा चेंज किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, कृत्रिम रहेगी। कैसी रहेगी, कृत्रिम। लकड़ी, लकड़ी पेड़ से प्राप्त होती है, इसको मानव थोड़ी बनाता है, तो ये भी कैसी रहेगी, प्रकृति के द्वारा। इसके अलावा रेत भी किसके द्वारा प्राप्त होती है हमें, प्रकृति के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी, ईंट। ईंट क्या होती है, मानव द्वारा बनाई जाती है। जो वस्तु मानव द्वारा बनाई जाती है उसे हम कृत्रिम बोलते हैं, और जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक बोलते हैं। आगे देखो, देखो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि जो पीएच स्केल होता है उसमें जो रेंज होती है इसकी 0 से लेकर के 14 तक होती है, और मिड में क्या होता है, 7 होता है। अगर 0 से 7 तक की बात करें तो क्या होता है, एसिड अम्ल होता है। 7 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं, बेस क्षार होता है। और जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो आपको ध्यान रखना है, 0 से 14 तक पीएच की रेंज होती है, 0 से 7 तक क्या होता है, एसिड होता है, 7 से 14 तक बेस होता है, और मिड में जो 7 रहेगा फिक्स मान उसका, वो क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है। ये ध्यान रखोगे आप। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान रहेगा तो जो न्यूट्रल उदासीन रहेगा उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। यहाँ हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 कहाँ आएगा, 0 से 7 तक, तो वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। 9 कहाँ आता है, 7 से और 14 के बीच में आता है, तो ये क्या रहेगा, बेस और क्षार रहेगा। और 7 दे रखा है हमें फिक्स, ये क्या रहेगा, न्यूट्रल, उदासीन रहेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। जो 7 मान दे रखा है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल या उदासीन होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो आगे, देखो चिप्स बनाने वाले चिप्स के थैले गैस के साथ इस प्रकार विसर्जित करते हैं ताकि चिप्स को उपचित करने से रोका जा सके। तो जो उपचयित होता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे हमारा फूड होता है, खाने की कोई भी वस्तु होती है, उसको अगर हम कई दिनों तक रखते हैं तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने से उसकी स्मेल, गंध, उसका टेस्ट और कलर सभी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगी, उसका स्मेल, गंध भी चेंज हो जाती है, कलर, रंग भी चेंज हो जाता है। ये सभी चीज़ें अगर चेंज हो जाएंगी तो फिर वो वस्तु खाने योग्य नहीं रहती है। इसी कारण जो चिप्स बनाए जाते हैं, देखो चिप्स में देखा होगा आपने, पैकेट तो बड़ा सारा होता है और उसके अंदर चिप्स क्या होते हैं, 2-4 होते हैं। तो बाकी क्या होती है, उसके अंदर एयर भरी होती है। तो वो जो एयर भरी होती है वो कौन सी गैस होती है, ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो वो जो एयर भरी जाती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिस जो न तो टूटता है। और नाइट्रोजन क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, लेस रिएक्टिव रहेगी। इनर्ट नहीं बोल सकते हम, लेस रिएक्टिव गैस रहेगी। ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। इसी कारण चिप्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। और वो क्या करती है, जो चिप्स होता है उसको, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। अगर जो चिप्स है, जो पैकेट है हमारा चिप्स का, उसके अंदर चिप्स, खाने की चिप्स हैं, उसका अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो वस्तु खराब नहीं होगी। तो इसीलिए उसके अंदर कौन सी गैस भरते हैं हम, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन क्या होती है, लेस रिएक्टिव गैस होती है, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। अगर उपचयित नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो जो चिप्स हैं वो भी खराब नहीं होंगे। तो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। हमें दे रखा है ऑक्सीजन गलत रहेगा, हाइड्रोजन भी नहीं भरते। कौन सी भरते हैं हम, नाइट्रोजन गैस। देखो यहाँ दे रखा है नियोन, नियोन भी नहीं रहेगी। और कौन सी गैस भरते हैं हम, नाइट्रोजन, जिसका फॉर्मूला होता है N2। क्या होता है,
2। तो आपको ध्यान रखना है जो चिप्स होती है उसके अंदर हम कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। जो नियोन गैस होती है वो भरते हैं हम जो एलईडी बल्ब होते हैं उनके अंदर भरी जाती है। किसमें भरी जाती है, जो एलईडी बल्ब होते हैं उनके अंदर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का एक प्रकार है। तो आपको पता होना चाहिए जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए को हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो इतना ही ध्यान रखना है, जो आरएनए होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होता है। तो हमें देखो ऑप्शन में दे रखा है एमआरएनए, केआरएनए गलत रहेगा, ये एलआरएनए ये भी गलत रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो एमआरएनए हमें दे रखा है, तो ये क्या होता है, आरएनए का प्रकार होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होता है। इसके अलावा जो आरएनए होता है उसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है आपको। डीएनए की फुल फॉर्म आरएनए की क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होती है। ये ध्यान रखोगे आप, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे देखो, इसके अलावा डीएनए की बता देता हूं मैं। डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ये दोनों फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, आरएनए की भी और डीएनए की। डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या हो जाएगी, डीऑक्सी हटा देना है आपको, केवल क्या रहेगी, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पिरिमिडीन है। तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनके ऊपर नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, और जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 2 समूह होते हैं उनके, आप ध्यान रखोगे। जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, जो क्या करते हैं, जो जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। तो डीएनए और आरएनए में जो N2 क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्यूरिन, सेकंड होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन। जो प्यूरिन है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन लिख देता हूं मैं, एडेनिन और ग्वानिन। जो पिरिमिडीन होता है उसके अंदर 3 आते हैं, यूरेसिल साइटोसिन, और थाइमिन। यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। तो आपको ध्यान रखना है जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन के अंदर 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एडेनिन जिसे ए से डिसाइड करते हैं हम, ग्वानिन को जी से। पिरिमिडीन 3 होते हैं, यूरेसिल यू, साइटोसिन सी और थाइमिन टी होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान होना चाहिए आपको कि डीएनए के अंदर कौन कौन सा प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर कौन कौन से रहेंगे और आरएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं। डीएनए में रहेंगे एजीसीटी और इसके अंदर एजीसीयू। तो डीएनए के अंदर तो क्या होते हैं, एजीसीटी, और आरएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं,
Cu। अब देखो डीएनए के अंदर तो कौन कौन सा रहेगा, ए का मतलब एडिसिन एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन और टी का मतलब थाइमिन। अगर आरएनए की हम बात करें तो ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन और यू का मतलब यूरेसिल। देखो ये तीनों तो क्या होते हैं, दोनों के अंदर सेम होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर केवल एक नाइट्रोजन क्षारक में डिफरेंस होता है। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको दोनों में डिफरेंस। देखो नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार की, प्यूरिन पिरिमिडिन एजी पाया जाएगा, यूसीटी। तो डीएनए के अंदर एजीसीटी, आरएनए के अंदर एजीसीयू। जो डीएनए होता है उसमें थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पिरिमिडीन है। तो पिरिमिडीन के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये तीन होते हैं यूजीसीटी। देखो ऑप्शन ए क्या दे रखा है हमें, एडिनिन दे रखा है। क्या दे रखा है, एडिनिन। जो आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि एडिनिन तो क्या होती है, प्यूरिन होती है। आगे देखो एडिनिन क्या होना, क्या अलावा क्या दे रखा है, गुआनिन दे रखा है, ये भी क्या होती है, प्यूरिन होती है। उससे आगे क्या दे रखा है, साइटोसिन, जो क्या होती है, प्रीमिडीन होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, साइटोसिन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसको सी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। देखो सबसे फर्स्ट हमें दे रखा है O2-, सेकंड इसी का दे रखा है Mg2+, उससे अगला हमें दे रखा है F-Cl-, Na+Ca2+। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, ये कितने नंबर पे आते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे पहले तो वो याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर याद है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या याद कर सकते हो। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए एटॉमिक नंबर लिखना है। अगर ऊपर माइनस आ रहा है, जितना भी चार्ज माइनस आ रहा है उसको क्या करोगे आप, ऐड करना है। अगर प्लस दे रखा है जितना भी मान, उसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो विपरीत चलना है आपको। इनका एटॉमिक नंबर लिखना है, परमाणु क्रमांक सबसे पहले। अगर माइनस दे रखा है तो प्लस करना है, प्लस दे रखा है तो क्या करना है, माइनस करना है। जैसे ऑक्सीजन दे रखा है हमें, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। और दो क्या दे रखे हैं इसके ऊपर, -2 दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, +2। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ई माइनस लगाया मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। इसके ऊपर चार्ज प्लस दे रखा है, +2, तो क्या करेंगे हम, -2 कर देंगे। तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ऐसे ही चेक करना है, सबसे पहले इनका परमाणु क्रमांक लिखना है। अगर माइनस दे रखा है तो प्लस करना है, प्लस दे रखा है तो माइनस करना है। अगर फिर दोनों में संख्या समान आती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो मैंने निकाल के बता दिया, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, माइनस चार्ज है तो प्लस करना है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। Mg 12 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम, प्लस दे रखा है तो माइनस करना है, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। और यही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ए वाला, O2- Mg2+। सेकंड अगर हम फ्लोराइड की बात करें, तो फ्लोराइड कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे। अब -1 चार दे रखा है तो हमें प्लस करना है, कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, -1 चार दे रखा है तो प्लस करना है, कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अलग अलग हो गए, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। सोडियम 11 नंबर पे आता है। अगर प्लस हमें दे रखा है तो प्लस को क्या करना है, हमें माइनस करना है, -1, कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। अगर हमें प्लस दे रखा है तो माइनस करना है, कितने बचेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 बच रहे हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहेंगे। ऐसे लास्ट का निकालना है आपको।
मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 पे, प्लस दे रखा है तो माइनस करना है, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, 4, और प्लस दे रखा है तो माइनस करना है, कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास बराबर नहीं है। तो जब दोनों जो हमें स्पीशीज दे रखी हैं उनके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है तो क्या रहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। और ये ध्यान रखना, अगर जितना माइनस दे रखा है उतना क्या करना है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक में प्लस करना है, जितना प्लस दे रखा है उतना क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं। ये ध्यान रखना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। देखो आगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है जिप्सम खालिस्तान है। तो आपको ध्यान रखना है, जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। कैल्शियम CaSO4 को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, और वाटर मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, 2 होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। अगर क्या करते हैं, इसको हम 373 केल्विन के ऊपर क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, क्या बनेगा, CaSO4.12H2O प्लस में 1 सही 1/2H2O। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, वाटर के डेड मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या, CaSO4.12H2O। इसे ही हम क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP की फुल फॉर्म क्या रहेगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको ध्यान रखना है, जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अगर उसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4 CaSO4 को हम क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो जो अडिया फ्रैक्चर होती है उसमें जो प्लास्टर किया जाता है उसमें कौन यूज आता है, POP। और जो जिप्सम होता है वो किस में यूज आता है, जो सीमेंट बनती है उसके अंदर किसका यूज होता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। तो हमें फर्स्ट दे रखा है CaSO4H2O, ये नहीं रहेगा क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एक ही है। सेकंड हमें दे रखा है CaSO4 ये तो क्या होता है, POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 भी नहीं रहेगा, CaSO4 क्योंकि जिप्सम में वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। हाफ रहेगा तो POP, 2 रहेगा तो जिप्सम। ये ध्यान रखना है। और जिप्सम का यूज हम किस में करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं। इसके अलावा जो खिलौने बनाए जाते हैं उनके अंदर भी किसका यूज होता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो हमारी जो सीरीज चल रही है साइंस की वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आज भी हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं और उनको डिटेल से पढ़ा है। फिर भी अगर इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि मैंने अच्छी तरह से समझाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो आगामी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा 21 और 22 अक्टूबर को, उसके अंदर आपको इन सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे कम से कम 10 से लेकर के 13 क्वेश्चन जो सीरीज दी जाएंगी आपको अब कंटिन्यू 2 महीने तक। 2 महीने से तो पहले ही हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आपको जब तक एग्ज़ाम होगा आपका 30-40 दिन आपको कंटिन्यू सीरीज मिलेगी, उन्हीं को आपको पढ़ना है। उन्हीं के अंदर से क्या आएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच।